श्याम सुंदर अरोरा जी ने पुस्तक उठाई थी कि बजर बज उठा। उन्होंने आंख उठाकर घड़ी की दिशा में देखा। दिन के 12 बज रहे थे। उन्हें अब एलर्जी सी हो गई है इन आवाज़ों से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले 50 सालों से इन्हीं बजर और हूटर की आवाज़ों ने ही तो उनकी दिनचर्या को नियंत्रित किया हुआ था। इंजीनियरिंग डिप्लोमा करने के पश्चात उन्होंने फैक्ट्री में नियुक्ति पाई थी। तब से फैक्ट्री की हूटर की आवाज़ के इर्द गिर्द ही तो उनका जीवन घूमता रहा था। प्रातः 7 का हूटर प्रथम चेतावनी की तैयार हो जाइए, 7:30 का हूटर द्वितीय चेतावनी, 8 का हूटर आदेश की फैक्ट्री पहुंचिए, दोपहर 1 बजे के हूटर पर लंच और 2 बजे के हूटर पर लंच की समाप्ति, शाम 5 बजे छुट्टी के हूटर की आवाज़ ही दिल को सुकून देती थी। फैक्ट्री गेट से निकलने के बाद वह स्टैंड से अपनी साइकिल उठाते और जल्दी जल्दी पेडल मारते 10 मिनट में अपनी फैक्ट्री क्वार्टर में पहुंच जाते। उनकी पत्नी शकुंतला भी जानती थी कि हूटर के बाद 10 मिनट में अरोरा जी घर पर आ जाएंगे, हाथ मुंह धोकर चाय पिएंगे। बस अब तो उन दिनों की यादें ही रह गई थी। अब न नौकरी फैक्ट्री क्वार्टर है और न ही शकुंतला। अब इस संसार में बेटा बहू मुंबई में, बेटी कानपुर में अपनी गृहस्थी के साथ, और वह स्वयं इस प्रेम धाम ओल्ड एज होम में। यह बजर की आवाज़ प्रेम धाम वासियों को लंच तैयार होने की सूचना का संदेश था। कुछ पेट भारी होने के कारण आज उनका लंच पर जाने का मन नहीं था। पुस्तक पढ़ने को उठाई थी किंतु पढ़ने का मूड भी नहीं बना। अपनी आराम कुर्सी पर अन्यमनस्क से बैठे सड़क की तरफ खुलने वाली खिड़की से बाहर देखते रहे। पास ही बच्चों का स्कूल था। स्कूल की छुट्टी हो गई थी। बच्चे से लदे रिक्शे चले जा रहे थे। एक आदमी स्कूल से अपने बेटे की उंगली थामे जा रहा था। वह सोचने लगा कि समय कितनी तेजी से निकल जाता है। आज यह आदमी अपने बेटे की उंगली थामे है, किंतु कौन जानता है कि कल जब यह आदमी बूढ़ा हो जाएगा तो यह बेटा उसकी बूढ़ी उंगली थामेगा। मन में विचार घुमड़ते रहे। शकुंतला के देहांत के बाद वह मुंबई चले आए थे अपने बेटे के पास। बेटे के पास एक छोटा सा फ्लैट था जिसमें बेटे का परिवार ही मुश्किल से एडजस्ट कर पा रहा था। ऊपर से उनके पहुंचने से समस्या और विकट हो गई थी। वह फुटबॉल की तरह कभी बालकनी में, कभी इधर कभी उधर एडजस्ट होने का प्रयास करते रहे। जैसे तैसे उन्होंने इन परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास किया, किंतु उनके आ जाने से पुत्रवधू की झुंझुलाहट बढ़ती ही जा रही थी। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में तकरार बढ़ने लगी थी, जिसके लिए वह अपने को दोषी मानते थे। एक सुबह जब सैर के लिए निकले तो रास्ते में अचानक उनकी फैक्ट्री से ही सेवानिवृत्त पुराने सहकर्मी रानाडे जी मिल गए। मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। तदुपरांत रानाडे ने पूछा, भाई मुंबई में कैसे? उन्होंने बतलाया कि पत्नी के देहांत के बाद यहाँ बेटे के परिवार के साथ रह रहे हैं, किंतु उनकी बात काटते हुए रानाडे ने सुझाव दिया कि चलो कहीं बैठकर एक एक कप चाय पी जाए। वह पास के ही रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ कुछ अपनी कुछ जग की चर्चा के मध्य उन्होंने बेटे के साथ एडजस्ट न कर पाने की समस्या बतलाई। रानाडे ने मुस्कुराते हुए कहा था, अरोरा जी, मैं तो पहले ही जान गया था, इसीलिए चाय के बहाने तुम्हें यहाँ ले आया। अब खुलकर बातें हो सकेगी। अरोरा जी ने बात संभालते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा बहू तो मेरा सम्मान करते हैं, पर मकान इतना छोटा है। रानाडे ने बात काटते हुए कहा, अरोरा, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। फिर उसने चाय का प्याला रखते हुए कहा, अरोरा, अगर चाहते हो कि तुम्हारा सम्मान बना रहे तो अपना कोई अलग ठिकाना ढूंढ लो। तजुर्बे की बात है कि बाप के पास कई बेटे तो रह सकते हैं, किंतु बेटों के पास एक बाप नहीं रह पाता। अरोरा जी ने लाचारी से कहा, पर जाऊं तो जाऊं कहाँ? रानाडे ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यार, तुम्हें अच्छी पेंशन मिलती है, फंड, ग्रेजुएटी इत्यादि का पैसा भी तुम्हें मिल रहा होगा, फिर क्या चिंता है? किसी ओल्ड एज होम में ठिकाना बना। अरोरा जी ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, ओल्ड एज होम? क्या कह रहे हो? इस पर रानाडे ने उत्तर दिया, अरे भाई, मैं ऐसे होम की बात नहीं कर रहा जो किसी चैरिटी से चलता हो, जहां बूढ़े दूसरों की दया पर निर्भर हो। आजकल तो 5 स्टार ओल्ड एज होम भी है, जहां मेडिकल से लेकर मनोरंजन तक की समस्त सुविधाएं हैं। यहाँ बेटे बहू के ताने क्यों सुनो? वहाँ ठाठ से स्वतंत्र जीवन जियो। जब मन करे दिवाली दशहरे पर बच्चों से मिल जाओ। अरोड़ा जी ने थोड़ा असमंजस में कहा, किंतु कहाँ ढूंढूंगा मैं ऐसा ओल्ड एज होम जो मेरी जेब के अनुरूप हो और सुविधाजनक शहर भी हो। रानाडे ने हंसते हुए कहा, कौन सी दुनिया में रहते हो? इंटरनेट से तो दुनिया भर की जानकारी मिल जाती है, तो होम ढूंढना कौन कठिन है? यह सब 2 वर्ष पहले की बात है। रानाडे के सुझाए समाधान पर उन्होंने गहनता से विचार किया था। रानाडे ने सच ही तो कहा था कि स्वयं के जीवन को दूसरों
की दया का मोहताज क्यों किया जाए। और 1 महीने बाद ही वह मुंबई से इस प्रेम धाम में आ गए थे। यहाँ प्रेम धाम का कमरा नंबर 14 उनका अपना था, किंतु कब तक? अब तक न जाने कितने अपने विगत में खो गए। फैक्ट्री क्वार्टर को भी वह अपना कहते थे, अब क्या मालूम वह किसका अपना है। यह कमरा पहले भी किसी का अपना रहा होगा। कमरा ही क्यों, यह संसार भी तो एक सराय है। सराय में कुछ मुसाफिर ज्यादा रुकते हैं, कुछ जल्दी चले जाते हैं। शकुंतला भी तो इस सराय में उन्हें अकेला छोड़ गई। मन में स्मृतियों की पुस्तक परत दर परत खुलने लगी थी। बेटे की 8वीं बर्थडे थी। साहिबजादे अड़ गए कि यदि साइकिल नहीं लाके दी तो वह बर्थडे नहीं मनाएंगे। बहुत गुना भाग किया पर 1000 रुपए का जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बच्चे का दिल भी तो नहीं तोड़ा जा सकता। रात में सोने से पहले भी यही उधेड़ बुन रही। फैक्ट्री में भी मस्तिष्क में साइकिल ही छाई रही। शाम को फैक्ट्री से घर आने पर उन्होंने आश्चर्य से देखा कि बरामदे में एक नई चमचमाती साइकिल खड़ी थी और साहिबजादे उसकी घंटी टुनटुना रहे थे। शकुंतला जी ने भतीजे की शादी में नई साड़ी खरीदने के लिए रुपए जोड़े थे। वही रुपए साइकिल की भेंट चढ़ गए थे। अचानक किसी बच्चे की हंसी की आवाज से यादों के तार टूट गए। उन्हें लगा कि शायद उनकी सोच की प्रतिध्वनि कानों में बज रही है, किंतु पुनः बच्चे की हंसी और उसके साथ ही कुछ परिचित आवाजों से लगा कि बाहर कुछ हलचल है। वह कमरे से उठकर बाहर बरामदे में आ गए। उन्होंने देखा कि बरामदे से लगे लॉन में एक 6 साल की बच्ची और उसके साथ एक युवक एवं युवती थे, जो संभवतः बच्ची के माता पिता थे। उनके साथ सक्सेना जी, नेगी जी एवं भल्ला जी भी थे। यह सब लोग बच्ची के साथ फिजवी खेल रहे थे। प्लास्टिक की डिस्क हवा में उछाली जा रही थी, एक हाथ से दूसरे हाथ में। यदि किसी की पकड़ से वह डिस्क छूट जाती तो बच्ची की किलकारी के साथ लोगों का शोर वातावरण में गूंज जाता। हंसी और उल्लास की आवाजों से प्रेम धाम का लॉन जीवंत हो गया था। घुंघराले काले केशों के बीच गुलाबीपन लिए हुए गोरे अंडाकार चेहरे पर भूरी आंखें, गुलाबी रंग की वरमुंडा पेंट पर लाल फूलों की प्रिंट वाली कमीज। आभास होता था कि लॉन में कई फूल अटखेलियां कर रहा है। उन्हें बरामदे में खड़ा देख कर सक्सेना जी ने उत्साह से कहा, आइए अरोड़ा जी, आप भी खेल का लुत्फ उठाइए। प्रेम धाम निवासी सक्सेना जी का पुत्र, उनकी पुत्र वधू एवं पोती उनसे मिलने के लिए आए थे। वास्तविकता तो यह थी कि पुत्र को ऑफिस का कोई काम यहाँ निपटाना था, तो एक पंथ दो काज हो गए थे। लॉन में खेल रही बच्ची सक्सेना जी की पौत्री थी। बच्ची का नाम कुशी था। पुत्र और पुत्र वधू तो शहर संबंधित कार्य निपटाने चले गए। कुशी प्रेम धाम में ही दादा के पास रुक गई। लंच के समय डाइनिंग हॉल में एक कुशी और अनेक दादा, बाबा, दादा, दादी बच्चों के साथ सानिध्य को तरसते वृद्धजनों के बीच कुशी क्या आ गई, मानो सूखी धरती पर वर्षा की प्रथम फुहार पड़ गई हो। जितने दादा दादी, उससे कहीं ज्यादा चॉकलेट और गिफ्ट कुशी को मिल गए थे। लंच के बाद कमरे में पहुंचकर कुशी ने सक्सेना जी से पूछा, दादा आप जयपुर में हमारे साथ क्यों नहीं रहते? सक्सेना जी सोच में पड़ गई कि पौत्री के इस सरल प्रश्न का क्या उत्तर दे। जब पुत्र एवं पुत्र वधू दोनों अपनी नौकरी पर सुबह से शाम तक के लिए निकल जाते और कुशी स्कूल, तो घर की दीवारों का सूनापन काटे नहीं कटता था। सूनेपन को तो जैसे भी झेल लेते, किंतु अपनेपन को तरसता मन उपेक्षा नहीं झेल पाया। अतः कुशी के प्रश्न पर सक्सेना जी ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार दीपावली पर अवश्य आऊंगा। कुशी ने दादा के सूखे केशों को देखते हुए कहा, दादाजी आपके बाल कितने सूखे हो गए हैं, लाइए मैं इसमें तेल कर चंपी कर दूं। छोटी बच्ची के प्रेम भरे आग्रह से सक्सेना जी भाव विहल हो छोटे छोटे हाथों द्वारा दादा के सूखे बालों पर तेल की चंपी होने लगी। पौत्री के स्नेहिल हाथों के स्पर्श से मन का बांध टूटकर सूनी आंखों से होता हुआ गालों पर बहने लगा। कुशी ने देखा तो आश्चर्य से पूछा, दादाजी आप रो रहे हो? दादा ने रुधे गले से कहा, नहीं बेटा, तेल के तीखेपन से आंखों में पानी आ गया है। शाम 7 बजे कुशी चली गई। प्रेम धाम के गलियारों का सूनापन और गहरा गया था। कहीं कहीं से उठती किसी वृद्ध के खांसने की आवाज ही इस सूनेपन को तोड़ रही थी। अगली सुबह 8 बजे नाश्ते का बजर बज रहा था। कमरों के दरवाजों के बंद होने की आवाजों, चहलकदमी की आवाजों से प्रेम धाम के गलियारे जाग उठे थे। आज नाश्ते के समय चर्चा के विषय थे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गठिया आदि, क्योंकि आज डॉक्टर डे था। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 9 बजे से डॉक्टर की साप्ताहिक विजिट होती थी। डॉक्टर रमेश बत्रा अपने समय पर से आए थे। कमरे के बाहर बरामदे में कुर्सियां भरती जा रही थी। डॉक्टर बत्रा के कमरे में श्रीमती स्वामीनाथन की बाह में ब्लड प्रेशर मशीन का पट्टा बंधा था। आपका ब्लड प्रेशर तो नॉर्मल ही है, डॉक्टर ने कहा।
किंतु मेरी सांस तो फूलती रहती है, डिप्रेशन भी बढ़ रहा है, श्रीमती स्वामीनाथन ने चिंतायुक्त स्वर में कहा। डॉक्टर ने हंसकर कहा, कुछ दिन को अमेरिका में अपने बेटे के पास हो आइए, सब ठीक हो जाएगा। यह अकेलेपन का डिप्रेशन है और कुछ नहीं। ठंडी सांस लेते हुए श्रीमती स्वामीनाथन ने कहा, काश ऐसा हो पाता। यह सब इतना आसान नहीं है डॉक्टर। डॉक्टर ने पुनः कहा, बाकी सब तो नॉर्मल है, फिर भी कुछ दवाएं लिख देता हूँ। अचानक श्रीमती स्वामीनाथन ने पूछा, डॉक्टर आपके कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने उत्तर दिया, एक बेटी और एक बेटा। डॉक्टर आप अपने बेटे के बड़े होने पर विदेश कभी नहीं भेजिएगा। यह कहते हुए श्रीमती स्वामीनाथन कमरे से बाहर आ गई। बरामदे के बाहर अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बैठे वृद्धाश्रम के बुजुर्ग का मुख्यतः एक ही रोग था, अकेलेपन का रोग। जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लगा दिया था, वह बच्चे अब सयाने हो गए हैं। आश्रम के गेट पर 3 व्हीलर के रुकने की आवाज़ से डॉक्टर के बरामदे में बैठे आश्रम वासियों की आंखें उत्सुकता से गेट की तरफ उठ जाती है। एक 60-62 साल का मजबूत कद-काठी का व्यक्ति सूटकेस और बैग के साथ अंदर आता है और मैनेजर के कमरे में प्रवेश कर जाता है। उत्सुक आंखों में से एक ने कहा, लगता है प्रेम धाम की लिस्ट में एक और नाम जुड़ रहा है। अगले दिन अरोरा जी अपने कमरे की कुर्सी पर बैठे खिड़की के बाहर देख रहे थे कि अचानक कमरे की घंटी बज उठी। उन्होंने उठकर दरवाजा खोला तो प्रेम धाम का माली गणेश हाथ में एक कागज लिए खड़ा था। अरोरा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से गणेश को देखा। साहब, इस कागज को पढ़कर दस्तखत कर दीजिए, गणेश ने कहा। उन्होंने देखा कागज एक सर्कुलर था जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे डाइनिंग हॉल में आप टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित है। नीचे निमंत्रणकर्ता का नाम बीबी अवस्थी लिखा था। सर्कुलर के साथ प्रेम धाम वासियों की लिस्ट थी। उन्होंने अपने नाम के आगे हस्ताक्षर किए और कागज गणेश को लौटा दिया। कौन है यह श्रीमान बीबी अवस्थी और क्यों दे रहे हैं यह टी पार्टी? इन प्रश्नों की उत्सुकता में 5 बजे प्रेम धाम के समस्त बाशिंदे डाइनिंग हॉल में खींचे चले आए। मेस के काउंटर पर डिशेस सजी हुई थी। 3 व्हीलर से उतरने वाला व्यक्ति साथ में गणेश एवं मैनेजर डिशेस को व्यवस्थित कर रहे थे। क्या यही हैं बीबी अवस्थी? 6 फुट के आसपास का कद, गोरा रंग, चौड़ा ललाट, भूरी आंखें, पतली तलवार कट मूछें, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। समस्त लोगों के बैठ जाने के पश्चात उस व्यक्ति ने प्रेम धाम वासियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरा नाम बीबी अवस्थी है। प्रेम धाम परिवार से जुड़ने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज इस छोटी सी टी पार्टी के माध्यम से मैं आप सबसे परिचित होना चाहता हूँ। जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसके परिवारजनों को जानना चाहता हूँ। अकेलेपन से मुझे चिढ़ है। मैं आप सबके साथ रहकर जीवन की खुशियाँ बांटना चाहता हूँ। किसने हमारे साथ क्या किया उसका रोना बेमानी है। जो वर्तमान है वही सत्य है और वही आनंद है। एक खुशनुमा वातावरण में पार्टी चलती रही और साथ ही साथ परिचय का आदान प्रदान भी। रह रह कर अवस्थी के ठहाकों सी गूंज सी जाती थी। अपने कमरे में आने के बाद अरोरा जी सोचने लगे कि कितने खुलकर हंसता है यह अवस्थी। संभवतः अवस्थी ने अपने जीवन में कभी कोई दुख न झेला हो, किंतु जो भी हो उसकी उन्मुक्त हंसी ने घिरती शाम का सूनापन अवश्य मिटा दिया था। सच है कि हंसी स्वयं के मन को ही आनंदित नहीं करती, वरन आसपास के लोगों को भी आनंदित कर जाती है। 2 दिन के बाद लोगों ने देखा कि गणेश पुनः एक सर्कुलर प्रेम धाम में घुमा रहा है। सर्कुलर में लिखा था, आप प्रातः 6 बजे बाहर लॉन में आमंत्रित है, बीबी अवस्थी। प्रथम सर्कुलर के परिणाम से प्रभावित लोग लॉन में इकट्ठे होने लगे। लॉन में अवस्थी हल्के नीले रंग का टी शर्ट, सफ़ेद निक्कर एवं सफ़ेद जूतों में जॉगिंग कर रहा था। लोगों के पहुंचने पर अवस्थी ने सबका मुस्कान से स्वागत करते हुए कहा, मेरा आप सबके सन्मुख यह विनीत प्रस्ताव है कि हम यहाँ एक लाफिंग क्लब की स्थापना करते हैं। यदि आप मेरे प्रस्ताव से सहमत हैं तो आज ही से इसका शुभारंभ कर देते हैं। सबकी सहमति मिलने के पश्चात अवस्थी ने कहा, आप सब लोग मेरे साथ हंसना आरंभ कीजिए। शुरू में तो यह हंसी कृत्रिम होगी, किंतु सम्मिलित हंसी की गूंज से यह वास्तविक हंसी में परिणत हो जाएगी। इस हंसने की प्रक्रिया से फेफड़ों की कसरत के साथ साथ एक खुशनुमा दिन की शुरुआत भी होगी। इसके साथ ही प्रेम धाम का लॉन पहले धीमी हंसी और फिर उन्मुक्त हंसी के ठहाकों से गूंजने लगा। उस प्रातः बेला में जैसे जैसे उगते सूर्य की किरणें रात्रि के अंधकार को निगल रही थी, वैसे ही हंसी के सम्मिलित स्वर वृद्ध जनों के हृदय में छिपे सूनेपन को भी निगल रहे थे। प्रेम धाम का माहौल बदल रहा था। अपनों से उपेक्षित नियति के हाथों छले गए यह वरिष्ठ नागरिक अपनी परिस्थितियों के बीच जीना सीख रहे थे। हम में से प्रत्येक को एक न एक दिन मरना है, किंतु मुट्ठी भर ही है तो जीना चाहते हैं। पहले प्रेम धाम के मनोरंजन रूम में कम से कम लोग ही जाते थे, किंतु अब वहाँ प्रत्येक रविवार को हाउजी होती थी।
ताश के खेल चलते थे। इन सब मनोरंजन गतिविधियों के पक्ष में अवस्थी का मत था कि जीवन को जीना ही नहीं है, वरन जीवन एक सेलिब्रेशन है, हर दिन एक उत्सव है। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अवस्थी को प्रेमधाम में आए 6 महीने हो गए थे और एक दिन गणेश पुनः प्रेमधाम वासियों के मध्य एक सर्कुलर घुमा रहा था जिसमें लिखा था, आज शाम 5 बजे आप सब टी पार्टी के लिए सादर आमंत्रित हैं। पार्टी के प्रयोजन से अनभिज्ञ लोगों के बैठ जाने के पश्चात अवस्थी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, दोस्तों, आज से 6 महीने पहले जब मैं इस ओल्ड एज होम में आया था तो मैंने एक परिचय पार्टी दी थी और आज की पार्टी एक विदाई पार्टी है, मेरे स्वयं की फेयरवेल पार्टी। कल मैं इस होम से जा रहा हूँ। इन 6 महीनों में आप सबसे इतना जुड़ाव हो गया है कि यहाँ से जाने में अत्यंत दुख हो रहा है, किंतु मैं यहाँ जिस उद्देश्य से आया था वह पूरा हो गया है। अवस्थी के जाने की बात से हॉल में आश्चर्य मिश्रित सुगबुगाहट के स्वर गूंज उठे थे। उसकी बात चालू रखते हुए अवस्थी ने कहा, यह कटु सत्य है कि जीवन के संध्या काल में जो भी व्यक्ति किसी ओल्ड एज होम में रहने का निर्णय लेता है उसके पीछे कारण होता है। उन अपनों की उपेक्षा जिनके लिए उसने अपना सर्वस्व लगा दिया होता है। इन होमों में कितनी भी सुविधाएं हों किंतु उपेक्षा का दंश चुभता रहता है। और यह भी सच है कि हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते किंतु स्वयं को और स्वयं की सोच को अवश्य बदल सकते हैं। मैं भिन्न भिन्न ओल्ड एज होमों में जाता हूँ, कुछ महीने वहाँ रहता हूँ और यह संदेश देता हूँ कि परिस्थितियों का रोना छोड़ हमें प्रसन्न रहने की आदत डालनी होगी। झुर्रियाँ हमारे चेहरे पर पड़ती है किंतु उन्हें हृदय पर मत पड़ने दो। अगली सुबह प्रेमधाम के फाटक से 3 व्हीलर की दूर होती आवाज के साथ लोगों को एहसास हुआ कि एक बार फिर उनसे कोई अपना बिछुड़ गया है। फाटक पर एकत्रित सभी लोग अंदर जाने लगे थे किंतु अरोड़ा जी मैनेजर के पास ही रुक गए थे। अरोड़ा जी ने मैनेजर से कहा, कितना जिंदा दिल इंसान था यह अवस्थी। मैनेजर ने फाटक के बाहर दूर तक जाती सड़क को ताकते हुए कहा, हाँ, आश्चर्य ही है कि सीने में इतना दर्द छुपाए कैसे कोई इतना जिंदा दिल रह पाता है। अरोड़ा जी ने आश्चर्य से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर ने उत्तर दिया, आज से 2 वर्ष पूर्व एक कार दुर्घटना में अवस्थी की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी। अवस्थी को भी बहुत चोटें आई थी। अस्पताल में 4 महीने मृत्यु से संघर्ष करते किसी तरह वह बच पाया था। अरोड़ा को सुनकर यकायक विश्वास नहीं हुआ कि क्या कोई इंसान हृदय में इतने आघात छिपाए हंस भी सकता है। मैनेजर ने अरोड़ा के असमंजस को तोड़ते हुए कहा, संभवतः इसीलिए अवस्थी इन ओल्ड एज होमों के बीच रहने वाले एकाकी लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा देकर अपनी स्वयं की पीड़ा को भुलाना चाहता हो। आज प्रेमधाम के गलियारों में अवस्थी की हंसी कहीं खो गई है, पर वह हम सबको हंसना अवश्य सिखला गया। भगवान ने हमें एक ही जीवन दिया है, इसे हमें खुलकर जीना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि सभी दुखों को भूलकर हम हमेशा खुश रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।